हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप आप सभी ने यूपी टेट का फॉर्म है वो फिल कर दिया होगा और प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम यूपी टेट के लिए जो है सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, इजी आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं और आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर क्लासेस और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि कोहलर इनमें से किस से संबंधित है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या फिर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तीसरा ऑप्शन है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। फोर्थ है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करूं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो आप सभी को पता है कि जो मॉज्लो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो रिलेटेड है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से। तो कोहलर जो है वो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से संबंधित नहीं है, तो ये हो गया गलत। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग आप सभी जानते हैं कि जो कोहलर है उन्होंने क्या प्रपोज किया था, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो इन्होंने प्रपोज किया था इनसाइट लर्निंग, यानी कि अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। पर्सनैलिटी की बात कौन करते हैं? तो ये है सिगमंड फ्रॉइड। कौन करते हैं? फ्रॉइड करते हैं, तो ये हो गया गलत। और डेवलपमेंट में स्टेजेस है, इनकी बात कौन करते हैं? जीन पियाजे। तो ये हो गया आपका गलत। तो जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो किससे संबंधित है? सॉरी, जो कोहलर है इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जो सेकेंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आप भी क्वेश्चन मार्क करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने आंसर जो हैं वो आपके सही हैं या आपको आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल द नंबर ऑफ इंस्टेंट आर, कि मैकडॉगल के अनुसार, ठीक है, जो नंबर ऑफ इंस्टेंट इनकी जो संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन में गिवन है 15, 10, 12, 14। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा कि मैकडॉगल ने, ठीक है, कितने इंस्टिंक्ट के बारे में बात की थी। तो इन्होंने मैकडॉगल के अनुसार, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट कितनी है? दैट इज 14। ठीक है, तो मैकडॉगल आइडेंटिफाई 14 इंस्टिंक्ट। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी है, ये हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो इस केस में 15 जो है वो गलत है, 10 गलत है, 12 गलत है, तो जो 14 है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विद विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, इनमें से, ठीक है, ऑप्शन है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, क्रिएटिविटी है या फिर एप्लीकेशन है, इनमें से किसको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे किसकी? ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि बहुत सारे क्रिएटिव माइंड जो हैं वो एक साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। क्रिएटिव माइंड जो है, मैनी क्रिएटिव माइंड्स वर्क टुगेदर। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि बहुत सारे क्रिएटिव माइंड एक दूसरे के साथ काम करते हैं एंड अप्लाई देयर डाइवर्स थिंकिंग पैटर्न। ठीक है, एंड अप्लाई देयर डाइवर्स थिंकिंग पैटर्न, की जो सबके थिंकिंग पैटर्न्स जो है, सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। और जब बहुत सारे क्रिएटिव माइंड लगे हों तो हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। तो सिंपल है कि अप्लाई देयर डाइवर्सिटी थिंकिंग पैटर्न टू अचीव द सेम लर्निंग गोल्स। ठीक है, हमें कुछ लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग डाइवर्सिटी, ठीक है, क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं।
तो हम किसे इंप्रूव करने के लिए ऐसा करते हैं? समझ को, अंडरस्टैंडिंग को, या फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? तो हम किसे इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी। इससे क्या बढ़ती है? क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो क्या है? एक्टिव लर्नर है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो क्या रोल प्ले करता है? तो उसमें बच्चा पैसिव नहीं है, कैसा है? एक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि बहुत सारे क्रिएटिव माइंड एक साथ काम करते हैं और अपने डाइवर्स थिंकिंग पैटर्न को अप्लाई करते हैं किसी भी लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए। तो किस चीज को इंप्रूव करने की बात हो रही है? यहाँ हो रही है क्रिएटिविटी की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट, कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? ऑप्शन में है स्किनर, कॉलर, थॉर्नडाइक, पावला। बात करें किसकी? सबसे पहले ऑप्शन की मैं बात करूं, स्किनर की। ठीक है, किसकी? स्किनर। तो अगर स्किनर की बात करें तो इन्होंने किसकी बात की थी? रैट। ठीक है, इसमें किसका पूछा है? डॉग। डॉग पर किसने काम किया था? पावलव। कॉलर ने किस पे काम किया था? अभी हमने देखा था। तो जो कॉलर है उन्होंने मंकी, चिंपैंजी, जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग जो है वो थ्योरी दी थी। किस किस पे? मंकी, चिंपैंजी। ठीक है, तो स्किनर गलत, ठीक है, कॉलर गलत, पावलव दैट इज द करेक्ट आंसर। और थॉर्नडाइक ने किस पे? बिल्ली पे, यानी कि कैट पर। ठीक है, तो कैट किस में इन्वॉल्व थी? कैट वॉज इन्वॉल्व इन द, किसके एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थी? थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थी। और क्या दिया था इन्होंने? ट्रायल एंड एरर मेथड। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो। ठीक है, 3 वर्ड गिवन है। कौन कौन से? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से ये किसके कंपोनेंट हैं? इंटेलिजेंस के हैं, मोटिवेशन के हैं, पर्सनालिटी के हैं, या फिर क्रिएटिविटी के हैं? तो 3 की बात की है, आपको बताना है कि किसके हैं। तो इनकी जो बात करते हैं वो किसने किया था? वो किया था गिलफोर्ड ने। किसने? किसने बात की थी? इनकी बात की थी गिलफोर्ड ने। ईयर भी पूछा जाता है बहुत बार, तो कौन से ईयर में? 1986 में। ठीक है, किसने बात की थी? गिलफोर्ड ने बात की थी 1986 में। इन्होंने कंसीडर किया था क्रिएटिव थिंकिंग एज इन्वॉल्विंग, कंसीडर्ड क्रिएटिव, कंसीडर क्रिएटिव थिंकिंग एज इन्वॉल्विंग, क्या क्या इन्वॉल्विंग है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, एज इन्वॉल्विंग divergent thinking consists of फोर एलिमेंट। कौन कौन से हैं 4 एलिमेंट? लेट्स सी। सबसे पहला है फ्लुएंसी। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? फ्लुएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी, कौन कौन से हैं? 4 एलिमेंट, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी। ठीक है, कौन कौन से हैं? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, और लास्ट आता है इलेबोरेशन। ये क्या है? 4 एलिमेंट हैं। कौन करता है? ठीक है, तो गिलफोर्ड ने 1986 में कंसीडर किया था कि क्रिएटिव थिंकिंग एज इन्वॉल्विंग डाइवर्जेंट थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस गलत, मोटिवेशन गलत, पर्सनैलिटी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बैट इज। कॉम्बैट इज ये क्या है? तो जो कॉम्बैट है ये क्या है? ये एक इंस्टेंट है। ठीक है, कितने इंस्टेंट बताए थे? 14 इंस्टेंट थे। उनमें से एक जो है वो है कॉम्बैट, यानी कि
यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपको 14 के 14 इंस्टेंट जो हैं वो आपको टिप्स पर होने चाहिए, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो थिंकिंग है यानी कि सोचना है, इमेजिनेशन है या फिर इमोशन है। इमोशन जैसे सैडनेस हो गया, डर हो गया, तो इमोशन नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, थिंकिंग नहीं है, तो इंस्टिंक्ट जो है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, तो ऑल 14 टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट जो किसने प्रपोज किए थे, एमसी डगल ने, जिनका कौन कौन से थे, पहला था एस्केप, कॉम्बैट, रिपल्शन, पेरेंटल इंस्टिंक्ट, अपील, सेक्स, क्यूरियोसिटी, सबमिशन, सेल्फ एजर्शन, ठीक है, ग्रिगोरियसनेस, हार्ड इंस्टिंक्ट, फूड सीकिंग, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्टिवनेस, लाफ्टर। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इंस्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बच्चों के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। ठीक है, किसको, सोशल डेवलपमेंट को। तो कौन प्रभाव करेगा, ये करेगा सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट। इकोनॉमिक एलिमेंट जो है वो सोशल डेवलप, बच्चे के सामाजिक विकास को अफेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं करते हैं, हेरिडिटी एलिमेंट भी नहीं, फिजिकल एलिमेंट भी नहीं। तो इस केस में जो सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, कि इनमें से कौन सा फिजिकल डेवलपमेंट का प्राइमरी लॉ है। तो पहला है लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिफरेंस किसमें, फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट। अब पूछा क्या है, पूछा है कि प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो प्राइमरी लॉ है फिजिकल डेवलपमेंट का, अगर आपने पढ़ा है तो ये है लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, अब आप ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन जो है लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी के ऑप्शन जो हैं ये क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर, अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं बच्चे के, तो वो है कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी, फैमिली, पीयर्स यानी कि उनका समूह जो है, ये सब उनके सोशल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, स्कूल एटसेट्रा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, स्कूल एटसेट्रा। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, बात करते हैं डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है, विकास जो है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो छिपी हुई क्षमताएं, जैसे कोई नए गुण है यानी कि क्वालिटीज है, स्किल है, या फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या होता है, योग्यताएं हैं और विशेषताओं के रूप में क्या आती है, सामने आती हैं। आप सभी जानते हैं जो डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है, ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ, जो कि कब तक चलती है, इन्फेंसी से स्टार्ट होती है और एडोलेसेंस तक चलती है। और डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि वोम से स्टार्ट होता है और जब हमारी लाइफ खत्म होती है तब तक जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो कब तक होती है, वो इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक होती है, जिसमें हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, मसल्स का बढ़ना, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट है। वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, ये सब किस में आ जाते हैं, ये फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अब है लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। तो फिजिकल ग्रोथ जो है डज नॉट हैपन एट द सेम स्पीड ऑल द टाइम, कि जो फिजिकल ग्रोथ है वो सेम स्पीड से नहीं होती है हमेशा, वो दो फेज में होती है। कैसे, जो पहला फेज होता है वो बर्थ से 1-2 साल यानी कि जन्म से 1-2 वर्ष, इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है। ये पूछा जाता है
कि कौन सा फेज ऐसा है जिसमें ग्रोथ तेजी से होती है। ठीक है, तो फेज 1 यानी कि जन्म से 1 से 2 वर्ष, इसमें बच्चे की लंबाई और जो वजन है वो तेजी से बढ़ता है। दूसरा आता है 2 साल से प्यूबरिटी तक, तो इसमें जो विकास है वो धीमी लेकिन नियमित गति से होता है। ठीक है, और ये हर साल जो है समान रूप से वृद्धि होती है। बात करते हैं प्यूबरिटी। आप सभी जानते हैं एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर जो चाइल्ड है वो फिजिकली मैच्योर होना जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और क्या बन जाता है, बिकमिंग एन अडल्ट, जहाँ पे बॉडी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, वॉइस चेंज होती है। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, की इनमें से कौन सी डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है। थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, तो जो पहला ही ऑप्शन है थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स जो है ये डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है। ठीक है, ये जो है थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स ये डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है। इसे किसने कॉइन किया था, पावलोव ने कॉइन किया था, तो ये तो हो गई गलत। दूसरा है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अभी हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है वो कैसा प्रोसेस है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। जो कैसा प्रोसेस है, जो लाइफ लॉन्ग चलता है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और डेथ पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, तो ये है सही। पूछा है कि कौन सी थ्योरी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, यस, जो डेवलपमेंट में जो प्रोसेस है बेसिकली कह सकते हैं कि इंटर रिलेशन, जितने भी डोमेन है डेवलपमेंट में, चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, वो आपस में क्या होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ये भी सही है। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, आप सभी जानते हैं कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, यानी कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, क्या फॉलो करता है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर जो है, सिक्वेंशियल ऑर्डर जो है वो फॉलो करता है। तो इनमें से कौन सी डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं थी, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब इसके लिए आपको डेवलपमेंट की थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं। ये कथन जो है वो किसने दिया था, तो ये जो स्टेटमेंट थी वो दी थी हरलॉक ने। किसने, हरलॉक ने। तो गैसल ने नहीं, हॉलैंड ने नहीं, मेरेडिथ ने नहीं, तो हरलॉक जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन, यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं परसेप्शन। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परसेप्शन। तो बात करें अगर इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना, तो इमेजिनेशन एक क्रिएटिव मेंटल प्रोसेस है जहां पर हम नए आइडियाज, इमेजेस, इन सबको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। थिंकिंग होता है सोचना, यानी कि एक ऐसा मेंटल प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो थिंकिंग भी क्या हो गया, गलत। मेमोरी की बात करें तो इसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब हमें नीड होती है तो तब हम उसे अप्लाई करते हैं। तो परसेप्शन ही क्या हुआ, सही आंसर। अगर सिंपल बात करी जाए तो सेंसेशन क्या होता है, सेंसेशन होती है फीलिंग। ठीक है, जो हमारे सेंसेस से हमें पता चलती है। उसके बाद आता है परसेप्शन। अब सेंसेशन तो फीलिंग है, परसेप्शन क्या है, परसेप्शन है उस चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड करना। अब बात करते हैं इमेजिनेशन। अभी हमने देखा था कि इमेजिनेशन क्या है, आइडियाज को क्रिएट करना। ठीक है, इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन जो है कि आइडियाज को क्या करना, क्रिएटिंग आइडियाज। उसके बाद आता है थिंकिंग। थिंकिंग यानी कि सोचना। बेसिकली थिंकिंग में क्या होता है,
इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। और मेमोरी भी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो इसमें गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन, कि सेंसेशन को एक अर्थ देना, किसके बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो सेंसेशन एक फीलिंग है, ठीक है, जो हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं। लेकिन परसेप्शन क्या है, उस चीज को समझना। तो परसेप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। समझ लेते हैं, सेंसेशन जो है, सेंसेशन एक पहली स्टेज है जिसके बारे में हमें कुछ पता चलता है, नोइंग समथिंग, ठीक है। आफ्टर दैट ये होता कब है, जब स्टिमुलस जैसे कि लाइट है, साउंड है, हीट है, ये रिसीव होती है किसके थ्रू, हमारे सेंसेस ऑर्गन के थ्रू। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन कौन से हैं, हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे आईज हो गया, ईयर हो गए, स्किन हो गए, तो ये सब सेंसेस ऑर्गन है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है। सेंस ऑर्गन जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू न्यूरल सिग्नल्स में। यानी कि जो इंद्रियां, ठीक है, उस संकेत यानी कि जो भी सिग्नल्स में क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। और सिग्नल्स किस तक पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है। जो भी हमें लाइट दिखती है, साउंड हम सुनते हैं, या फिर हीट हमें फील होती है। तो सेंसेशन सिंपल है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, केवल जानकारी प्राप्त करना। हम उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। सिर्फ हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। परसेप्शन नेक्स्ट स्टेप होता है, ये किसके बाद होता है, ये आफ्टर सेंसेशन होता है। सबसे पहले हम सेंस करते हैं, उसके बाद जो हमने सेंस किया है उसे हम मीनिंग देते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसे हम मीनिंग देते हैं। ब्रेन जो है वो सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, यानी कि संकेतों को समझता है, ऑर्गेनाइज करता है, कनेक्ट करता है, उन्हें पिछले अनुभव के साथ जोड़ता है, ठीक है, और उन्हें एक अर्थ देता है। तो सेंसेशन समझ में आया, एक फीलिंग है, और परसेप्शन एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जैसे आपने एक शेप देखा, दैट इज सेंसेशन, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज करा कि ये एक डॉग है, तो दैट इज परसेप्शन। समझा उसे, ठीक है। तो परसेप्शन का मतलब है अंडरस्टैंड करना और उसे एक मीनिंग देना। सो सेंसेशन फील और परसेप्शन अंडरस्टैंड। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। तो वो किसने दी थी, वो दी थी थॉर्नडाइक ने। तो कॉलर ने नहीं, गेस्टॉल्ट नहीं, थॉर्नडाइक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस पे हम बात कर लेते हैं। ये बहुत बार यूपी टेट का फेवरेट टॉपिक मान लो, जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो है, इन्होंने कहा था कि लर्निंग होती कब है, या जब व्यक्ति जो है वो बार बार प्रयास करता है, यानी कि बहुत बार ट्रायल करता है, बार बार ट्रायल करता है, और अपनी गलतियों से क्या होता है, सही नतीजे पर पहुंचता है। यानी कि व्यक्ति बार बार ट्रायल करता है, गलती करता है, ठीक है, ट्रायल कर रहा है, गलती कर रहा है, और जब तक सही उत्तर नहीं मिल जाता, ठीक है। ट्रायल और एरर लर्निंग यही है कि लर्निंग तब होती है जब हम अलग अलग रिस्पॉन्सेस से ट्राई करते हैं अगेन एंड अगेन, जब तक हमें करेक्ट वन जो है वो सही से मिलना जाए। अब ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। लेट्स सी थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। तो एक हंग्री कैट थी, जिन्होंने कैट को उन्होंने किसके अंदर रखा था, एक पजल के अंदर रखा था, जिसे हम केज कहते हैं। और उन्होंने क्या किया, केज के बाहर खाने को रख दिया। कैट ने अलग अलग एक्शन से ट्राई किया, ठीक है, उस खाने को लेने के लिए। कभी वो जंप करती है, कभी पुश करती है, कभी स्क्रैचिंग करती है। तो अलग अलग तरीके जो है उस बिल्ली ने अपनाए। एक्सीडेंटली क्या करती है, वो उस लीवर को प्रेस करती है, जिससे वो खुल जाता है। यानी कि आफ्टर मैनी ट्रायल्स जो बिल्ली है वो सीख जाती है कि उसे सही रिस्पॉन्स जो है कैसे करना है, जल्दी से कैसे करना है। तो जो लर्निंग है वो किससे होती है, जब हम किसी चीज का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गलती करते हैं, तभी हम चीजों को अच्छी तरीके से सीखते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ लॉज थे, जिसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, और लॉ ऑफ इफेक्टिव। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। लर्निंग तब ज़्यादा स्ट्रांग होती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये मैंने आपको बताया भी था जब हमने एक वीडियो बनाई थी,
कि हम यूपी टेट की जो प्रिपरेशन है वो जीरो से कैसे स्टार्ट करें, तो उसमें आपको एक चीज़ बोली थी कि आप जितना ज़्यादा PYQ मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेटर होगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। तो यही है लॉ ऑफ एक्सरसाइज कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही लर्निंग जो है वो बेटर होती है, और लेस प्रैक्टिस, जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। आपने आज कोई चीज़ पढ़ी, आप उसे अब रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो आपको याद नहीं रहेगी। वहीं आप उसे 2 दिन 4 दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद, पहले आप थोड़े थोड़े टाइम में डेली कर रहे हो, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो वो आपको याद रहेगी। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ही लर्निंग जो है वो बेटर होती है। उसके बाद लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। इसमें लर्निंग जब अच्छी होती है जब लर्नर जो है मेंटली और फिजिकली जो है रेडी हो सीखने के लिए, ठीक है। मेंटली और फिजिकली रेडी होना चाहिए। अगर वो रेडी नहीं है, ठीक है, मेंटली रेडी नहीं है या फिजिकली रेडी नहीं है, तो तब लर्निंग अच्छे से नहीं होती है। वो एक टीचर के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है और उस बच्चे के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे बच्चे को अलजेब्रा पढ़ना है लेकिन उसे बेसिक मैथ्स तो पता ही नहीं है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए उसे बच्चे को तभी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको NCERT यानी कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, एक फाउंडेशन बिल्ड करनी है। तो जब आप वो करोगे तभी आपकी लर्निंग जो है बेटर होगी। तो सेम यही है कि आप अलजेब्रा तो पढ़ने जा रहे हो लेकिन बेसिक मैथ्स आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो उस केस में इन्होंने कहा था कि लर्निंग तब अच्छे से होगी जब लर्नर जो है मेंटली और फिजिकली रेडी होगा। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लर्निंग इज स्ट्रेंथन वेयर इट गिव प्लेजर और रिवॉर्ड। सिंपल है कि अगर हम बच्चे को प्रेज करते हैं, ठीक है, किसी ने अच्छा काम किया, अरे वेरी गुड, ठीक है, उसे बोल दिया अगर आप ये बना के लाओगे तो आपको कल ये मिलेगा। तो जब हम बच्चे को प्रेज करते हैं तो स्टूडेंट जो है ज़्यादा तेजी से सीखता है। वो अपने घर जाके बताता है आज मैम ने मुझे ये बोला है तो मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर कल भी मुझे वो मिलेगा। तो प्रेज जब हम बच्चे को करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से जल्दी सीखता है। पनिश करते हैं तो लर्निंग जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, जब हम उसे पनिश कर रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे लॉस। नेक्स्ट है IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन, कि एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन का IQ लेवल जो है वो किस किस के बीच में होता है, तो वो होता है 90 से 109 के बीच में। 70 to 79 नहीं, 110 नहीं। जो तीसरा ऑप्शन है 90 to 109, दैट इज द करेक्ट आंसर। इंटेलिजेंस आप सभी को पता है क्या होता है, पर्सन की वो एबिलिटी जिससे वो लॉजिकली सोचता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डिसीजन लेता है और एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है। तो सिंपल है, इंटेलिजेंस का मतलब है चीज़ों को समझना, थिंक करना और अफेक्टिवली एक्ट करना। विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट दिया था, इंट्रोड्यूस किया था इंटेलिजेंट कोशेंट का कॉन्सेप्ट जो है पूछा जाता है किसने दिया था, तो वो दिया था विलियम स्टर्न ने। कौन से ईयर में दिया था, 1912 में दिया था। IQ एक स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एन इंटेलिजेंट टेस्ट। तो ये बताता है कि कैसे हाउ इंटेलिजेंट पर्सन को हम कंपेयर कर सकते हैं अदर से। तो फॉर्मूला पूछा जाता है IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज MA इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। तो मेंटल एज यानी कि लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्रोनोलॉजिकल एज ये होती है एक्चुअल एज जो है बच्चे की साल में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर IQ रेंज 140 प्लस है तो वो जीनियस है, ठीक है। 130 to 139 है तो वेरी सुपीरियर है। 120 to 129 है तो सुपीरियर है। 110 to 119 या अबव एवरेज है। और 90 से 109 के बीच में क्या है, एवरेज है। और वही पूछा था क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से किसने प्रोपाउंडेड किया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो वो किसने दिया था, वो केटेल ने दिया था। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, की फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय, तो किसने दी थी, ये दी थी BF स्किनर ने, ठीक है, हल ने नहीं, स्किनर इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ड्रिल रिडक्शन की बात कौन करते हैं, हल की थ्योरी, तो ये तो हो गया आपका गलत,
ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के बाद BF स्किनर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो PYQ क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।